फ्रेंड्स, आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो सेकेंड इमेज बेस्ड वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि नॉर्सेट 2020 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले हम इमेज बेस्ड एक नॉर्सेट के लिए और तीन जो है वो जनरल एनाटॉमी, रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम पे वीडियो बना चुके हैं। और ये इमेज बेस्ड का जो है वो सेकेंड वीडियो है जो कि आजकल एम्स में बहुत ही पूछे जाते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन। सो हम इमेज बेस्ड क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करेंगे। आप जो है वो हमारा जो चैनल जो है वो सब्सक्राइब करके रखना ताकि नेक्स्ट जो कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो लेट्स वी स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ। ये जो फोटोग्राफ आपको दिख रहा है उसमें कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो अपन को आइडेंटिफाई करना है। तो ये इसमें आगे सब दे के रखा है, यूज्ड ड्यूरिंग जनरल एनेस्थेशिया। मतलब जनरल एनेस्थेशिया जब देते हैं तब ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। देखो ये आगे जनरल एनेस्थेशिया ये सब कंफ्यूज करने के लिए लिखा होता है। यूजुअली ये जो आपको दिख रहा है, पहले मैं ऑप्शन रीड आउट कर देता हूँ। फर्स्ट लेरिंगोस्कोप, सेकंड एंडोट्रकियल ट्यूब, थर्ड लेरिंजियल मास्क एयरवे और डी फाइब्रो ऑप्टिक लेरिंगोस्कोप। तो ये चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें जो सही आंसर कौन सा है वो हमको टिक करना है। और ये जो केबल जो लगी हुई है वो जो है वो फाइब्रो ऑप्टिक केबल है। और ये जो लेरिंगोस्कोप है वो एक जो अपना डिवाइस होता है जिससे आगे का जो केबल है वो कनेक्ट हो जाता है और उसमें आगे जो टिप जो है लेरिंगोस्कोप का उधर कैमरा होता है जिसकी वजह से अपन इजीली देख सकते हैं। तो ये है यूजुअली लेरिंगोस्कोप। लेकिन ये जो अपने वार्ड में और आईसीयू में जो लेरिंगोस्कोप यूज होता है वो नहीं है। ये जो है वो फाइब्रो ऑप्टिक लेरिंगोस्कोप है। ये यूजुअली ओटी में यूज किया जाता है जब पेशेंट ऑन टेबल होता है और उसको मतलब जीए दिया जाता है, जनरल एनेस्थेशिया दिया जाता है। तो उससे ज्यादातर ओटी में हर एक पेशेंट जिसको जीए देते हैं सबको इंट्यूबेट करना ही पड़ता है और इंट्यूबेशन के लिए लेरिंगोस्कोप लगता ही है। तो मैक्सिमम जो इंट्यूबेशन होते हैं वो ओटी में होते हैं। उसकी वजह से ओटी में ये फाइब्रो ऑप्टिक जो लेरिंगोस्कोप है वो ज्यादातर यूज किया जाता है। और ये यूजुअली एनेस्थेटिस्ट जो रहते हैं उनका पर्सनल भी रखते हैं जो कि अगर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं रहता है तो वो पर्सनल लेरिंगोस्कोप से भी वीडियो लेरिंगोस्कोपी करते हैं। तो ऑप्शन जो डी है वो राइट है, फाइब्रो ऑप्टिक लेरिंगोस्कोप है वो इसका राइट आंसर है। बाकी जो ये लेरिंगोस्कोप है वो जो ब्लेड और जो बैटरी के साथ दिख रहा है वो नॉर्मल लेरिंगोस्कोप है। फाइबर ऑप्टिक केबल जो लगा हुआ है इसलिए डी ऑप्शन जो है वो राइट है। ये एक एलएम में आता है। एलएमए का फुल फॉर्म पूछे तो लेरिंजियल मास्क एयरवे है जो कि अगर डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होता है और अगर पेशेंट को इंट्यूबेट करना बहुत ही मुश्किल है, नहीं कर पाए, तो उस सिचुएशन में एलएमए लगाते हैं जो कि पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी वे है उसको पूरा का पूरा कवर कर देता है और तुम जो भी O2 दोगे वो डायरेक्टली उसके ट्रकिया में डिलीवर कर देता है। तो वो है लेरिंजियल मास्क एयरवे। एंडोट्रकियल ट्यूब नॉर्मल ईटी ट्यूब के बारे में जो अपन इंट्यूबेशन के लिए यूज करते हैं वो एंडोट्रकियल ट्यूब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन सपोर्ट। ये जो है वो न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए ट्यूब लगाई हुई है और इस ट्यूब का क्या नाम है ये पूछा जा रहा है। तो आपको मैं ऑप्शन बता देता हूँ। गैस्ट्रोपेक्सी ट्यूब, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटोमी ट्यूब, इसोफेगो गैस्ट्रोडियोडिनोस्कोप, फाइन बोर फीडिंग ट्यूब। ये सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें एक क्लू आप पकड़ सकते हो। वो वाइट जो ट्यूब लगी है उसके आगे टैग लगा हुआ है जिसमें PEG ट्यूब लिखा हुआ है, मतलब ये परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटोमी ट्यूब है। और बाकी ये जो सारे ऑप्शन है वो गलत है। ऑप्शन बी परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटोमी ट्यूब है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ यूज्ड ड्यूरिंग सर्जरी। तो ये एक ब्लेड का जो है डायग्राम दिया हुआ है और ऑप्शन है स्काल्पेल ब्लेड, स्टाइल माइक्रो स्काल्पेल, माइक्रो सर्जिकल नाइफ, डिस्पोजेबल मिनी स्काल्पेल। तो ये सारे ऑप्शन में दिए हुए हैं। ये जो है वो कौन सी ब्लेड है, तो ये जो है वो स्काल्पेल ब्लेड है।
या स्टेराइल माइक्रो स्कालपेल है, माइक्रो सर्जिकल नाइफ है, डिस्पोजेबल मिनी स्कालपेल। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। ए ऑप्शन स्कालपेल ब्लेड वो राइट है, और उसको सर्जिकल ब्लेड करके भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये ब्लेड कौन से नंबर की है ये भी पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो देखेंगे वो है प्राइमरी सर्वे शोन इन द फोटोग्राफ इज यूज्ड इन। ये ABCDE जो फॉर्मेट है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी और एक्सपोजर, ये ABCDE जो फॉर्मेट है वो सबका अलग अलग बना हुआ है। जैसे CPR है उसका अलग से बना हुआ है, जैसे कि शॉक है उसका ABCDE अलग है, और सारे जो हैं वो इनिशियल असेसमेंट है उनमें ABCDE सेट किया हुआ है। तो ये जो सीक्वेंस आपको दिया गया है ABCDE वो किसका है, जैसे एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर, एनेस्थेशिया केयर, ट्रॉमा केयर, इम्यूनाइजेशन केयर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो ये जो राइट आंसर है इसका वो अपन को कैसे पता चलेगा, डिसेबिलिटी जो चेक करते हैं वो ट्रॉमा में चेक करते हैं, और डिसेबिलिटी चेक करने के बाद कंप्लीट पेशेंट को एक्सपोज करके उसको फिर से मतलब देखते हैं कि किधर और इंजरी तो नहीं हुई है, तो ये ट्रॉमा केयर जो है वहां पे देखा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। बाकी एक जगह जो डिसेबिलिटी है, तो अगर शॉक का पूछे तो शॉक में जो डिसेबिलिटी है उधर डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, तो वो हो गया शॉक का हो गया। तो ये जो फॉर्मेट दिया गया है वो ट्रॉमा केयर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे डिसऑर्डर बेस्ड ऑन द लाइन शोन इन द फोटोग्राफ। एक हथेली का जो फोटोग्राफ दिया हुआ है जिसमें सीधी लाइन है, तो ये जो है वो किसमें मतलब दिखती है, हाइपोथायरॉयडिज्म हर थर्ड या फोर्थ फीमेल को रहता है जिसमें ये लाइन नहीं रहती है। सेकंड ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा में ये लाइन नहीं रहती है। PDA, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। और लास्ट है डाउन सिंड्रोम मतलब जो पेशेंट रहते हैं जो कि जिनका जो IQ लेवल है वो थोड़ा कम रहता है, और डी जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। ये जो लाइन है वो जो इन बच्चों में वो डाउन सिंड्रोम रहता है उनमें दिखाई देती हैं, और ये डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस और ये सब गलत हैं, तो डाउन सिंड्रोम है वो राइट आंसर है। और डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम जो है वो भी कभी कभी पूछा जा सकता है, तो डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम जो है वो है मंगोलिज्म। और ये जो मंगोलिज्म जो है वो होता है किसकी वजह से होता है, ट्राइसोमी 21 की वजह से होता है। तो ट्राइसोमी 21 है वो डाउन सिंड्रोम करता है। ट्राइसोमी ऑफ 18 क्रोमोसोम है एडवार्ड सिंड्रोम करता है, और ट्राइसोमी ऑफ 13 क्रोमोसोम जो है वो पटाउ सिंड्रोम करता है। तो ये सारी चीजें वो आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साइट शोन इन द फोटोग्राफ इज यूज्ड फॉर। ये जो एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें C शेप पोजीशन दिया हुआ है, इसको जेनु पेक्टोरियल पोजीशन भी बोलते हैं, और ये जो पोजीशन है वो नी चेस्ट पोजीशन भी बोलते हैं। तो ये किस चीज में दी जाती है, तो प्लूरल फ्लूइड एस्पिरेशन, असाइटिक टैप, लंबार पंक्चर और बोन मेरो एस्पिरेशन। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लंबार पंक्चर जो है वो राइट आंसर है। प्लूरल फ्लूइड एस्पिरेशन जो है वो इस पोजीशन में कभी नहीं किया जाता है, उसमें हेड जो है वो अप रहता है, या फिर सिटिंग पोजीशन में जो है वो किया जाता है, और कार्डियक टेबल के सहारे पेशेंट को बिठा के फिर उसमें ये प्लूरल फ्लूइड एस्पिरेशन किया जाता है। असाइटिक टैप जो है वो 45 डिग्री के एंगल में पेशेंट को लिटा के फिर किया जाता है। और बोन मेरो एस्पिरेशन है उसके लिए भी ये जो मार्किंग की है वो गलत है, तो जो सी ऑप्शन है लंबार पंक्चर वो सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट शोन इन द फोटोग्राम इज स्टोर्ड इन द ब्लड बैंक एट व्हाट टेम्परेचर। तो ऑप्शन ए दिया है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी दिया है -4 डिग्री सेल्सियस, सी दिया है +24 डिग्री सेल्सियस, और डी दिया है -60 डिग्री सेल्सियस। ये जो है वो जो ब्लड का है वो बैग है, तो अगर ब्लड जो है वो -4 और -60 उधर रखा जाता है तो वो पूरा जम जाएगा और आइस हो जाएगा। फिर जमने के बाद में सेल डेथ होगी तो फिर पोटेशियम आ जाएगा, ये सब पूरा मतलब कंटामिनेटेड हो जाएगा ब्लड। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है वो पहले ही गलत है।
ऑप्शन सी उसको रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते हैं, और जो +4 डिग्री सेल्सियस है ए वो राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर प्रोसीजर शोन इन द फोटोग्राफ। ये जो फोटोग्राफ जो दिया गया है वो लीवर है, उसमें नीडल घुसा के फिर क्या किया जाता है, तो ये फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी और ये बायोप्सी से किया जाता है। अगर ये प्रोसीजर किससे किया जाता है ऐसा पूछा जाता है, ये बायोप्सी गन आती है उससे किया जाता है, और प्रोसीजर का नाम फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी होता है, और लीवर बायोप्सी भी बोलते हैं। तो ये जो प्रोसीजर जो करते हैं तो उसमें कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, तो ये प्रोसीजर नहीं किया जाता है। विल्सन्स डिजीज, ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस, हिमेंजियोमा और क्रोनिक हिपेटाइटिस बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर जो है वो हिमेंजियोमा है। हिमेंजियोमा जो है वो बिनाइन लीवर का हिमेंजियोमा जो होता है वो एक बिनाइन कार्सिनोमा है, और मास ग्रोथ होता है जो कि बिनाइन होता है। तो अगर वो लीवर में होता है तो ये एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है। दूसरा आपको ये पूछा जा सकता है कि लीवर बायोप्सी किया गया है, अगर लीवर बायोप्सी करने के बाद में उसको पेशेंट को पोजीशन कौन सी देंगे, तो पेशेंट को जो है वो राइट लेटरल पोजीशन दी जाती है और पिलो उसके नीचे रखा जाता है ताकि साइड पे प्रेशर पड़े और ब्लड लीकेज ना हो, बाइल लीकेज ना हो, ये सारी चीजें। और जब प्रोसीजर करते हैं तो नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये भी पूछी जा सकती है। तो जब भी ये प्रोसीजर किया जाता है तो पेशेंट को ब्रीथ लेके फिर होल्ड करने बोला जाता है 10 सेकंड के लिए। तो अगर जब पेशेंट ब्रीथ लेगा और होल्ड करेगा ना तो डायफ्राम जो है वो लीवर पे प्रेशर करेगा और लीवर जो है वो स्किन के नजदीक आएगा और इजीली जो है प्रोसीजर परफॉर्म किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव कर रहे हैं। वेव शो इन द फोटोग्राफ इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ये जो एक ईसीजी पैटर्न दिया हुआ है इसमें पी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव और लास्ट में जो छोटा दिख रहा है जिसपे येलो एरो लगाया वो यू वेव है। ये यू वेव है वो कभी आती है, तो अगर किसी भी ईसीजी पैटर्न में यू वेव देके अगर पूछता है कि क्या है तो वो हाइपोकैलेमिया होता है। अगर ये यू वेव इसलिए आई है क्योंकि टी वेव है वो थोड़ी सी लास्ट में इन्वर्टेड हुई है और यू वेव आ गई है, और टी वेव जो है वो फ्लैट टाइप की भी दिख रही है, तो ये हाइपोकैलेमिया है। अगर टी वेव है वो ज्यादा टॉल रहती है तो वो हाइपरकैलेमिया में रहती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हाइपो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेस्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंडीशन शोन इन द फोटोग्राफ। ये जो एक फोटोग्राफ दिया हुआ है जो ईसीजी का है और इसमें जो देख सकते हो पी वेव है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो क्यू वेव जो है वो बन रहा है, आर वेव जो है वो नीचे आके फिर से टी वेव बना रही है, मतलब पूरी नहीं वो हो रही है। तो ये चीज आपको देखने मिलेगी कार्डियक कंडीशंस में, लाइक मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया जहां पे परफ्यूशन कम हो जाएगा हार्ट का, वहां पे ये चीज देखने मिलेगी। और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है वो कंप्लीट पोलराइजेशन होगा, लेकिन रीपोलराइजेशन है वो ठीक से नहीं होगा। तो ये चीज आपको मैनेज करनी है, कैसे करोगे। जो आईएबीपी ऑप्शन ए है आईएबीपी। आईएबीपी क्या है अगर पूछा जाता है तो आईएबीपी इंट्रा आवर्टिक बलून पंप है, जो कि एक बलून लगाया जाता है डिसेंडिंग आवर्टा में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो या कार्डियक डिजीज होंगी जिसमें परफ्यूशन करना है हार्ट का और पुअर परफ्यूशन हो गया तो ये यूज किया जा सकता है। और वेसोप्रेसर्स में सारे आते हैं, नोरेड है, एड्रेनलिन है, डोपामाइन है, डोब्यूटामाइन है, ये सारे वेसोप्रेसर्स हैं। रीपरफ्यूशन थेरेपी और थ्रोम्बोलाइसिस, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो है सी, रीपरफ्यूशन थेरेपी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेव शो इन द फोटोग्राफ इज एब्सेंट इन। ये क्वेश्चन बहुत सारे अगर आएंगे तो कंफ्यूज भी हो जाओगे। ये एक्चुअली एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करती है, तो एट्रियल डीपोलराइजेशन इधर ऑप्शन में दे दिया तो आप उसको टिक कर दोगे, लेकिन क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि ये वेव किस में एब्सेंट होती है, मतलब ये जो पी वेव है वो किस में एब्सेंट होती है ये पूछा जा रहा है। तो पी वेव जो है वो एट्रियल सिस्टोल में प्रेजेंट रहती है, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और तो एट्रियल फिब्रिलेशन जो है
वो राइट आंसर है, क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें पी वेव नहीं मिलेगी। बहुत सारे डिसऑर्डर्स एरिथमियाज जो है उसमें नहीं रहती है, लेकिन ये 4 जो ऑप्शन है उसमें एट्रियल फिब्रिलेशन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें पी वेव एब्सेंट रहता है। तो ये इसका जो डी आंसर है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक ईसीजी पैटर्न दिया गया है और पूछा गया है कि डायग्नोस द अंडरलाइन मेडिकल डिसऑर्डर बाय ईसीजी। तो ये ईसीजी में जो आप देख सकते हो कि 2 जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हैं वो रेगुलर हैं, मतलब एट्रियल फ्लटर, साइनस एरिथमिया, एट्रियल फिब्रिलेशन और एवी ब्लॉक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको चूज करना है कौन सा है। तो आप इसमें अवॉइड कर सकते हो साइनस एरिथमिया। ये साइनस एरिथमिया नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें जो है वो सारी वेव्स प्रेजेंट भी हैं और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उसमें सेम डिस्टेंस भी है। एट्रियल फिब्रिलेशन है तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो एक मतलब ऐसा आएगा कि एक बार 2 लार्ज बॉक्सेस आएंगे, फिर 3 लार्ज बॉक्स आएंगे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में, फिर 4 आएंगे। तो मतलब एट्रियल जो फिब्रिलेशन है वो भी नहीं है। लेकिन इधर ऑप्शन बी है एट्रियल फ्लटर। तो ये एक टाइप का जो शॉर्ट टूथ अपीयरेंस होता है, जो कि क्लासिकल फीचर है उसका एट्रियल फ्लटर का। एट्रियल फ्लटर अगर किसी भी को होगा तो ये वो शॉर्ट टूथ अपीयरेंस आएगा, जैसे कि लकड़ी काटने का वो जो आता है वैसा अपीयरेंस आएगा। तो ये जो है वो शॉर्ट टूथ अपीयरेंस है, और यही पैटर्न इसलिए दिया गया है ताकि एट्रियल फ्लटर जो है ऑप्शन राइट जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ईसीजी पैटर्न दिया हुआ है। डायग्नोज द अंडरलाइन मेडिकल डिसऑर्डर बाय द ईसीजी चेंज इन द फोटोग्राफ। तो ये ईसीजी पैटर्न जो दिया हुआ है वो किसका है वो अपन को डायग्नोज करना है। सो ऑप्शन है ए साइनस अरिथमिया, बी एट्रियल फ्लटर, सी एट्रियल फिब्रिलेशन और डी एवी ब्लॉक। तो ये 4 ऑप्शन है, उसमें से मैंने आपको पहले बताया था कि एट्रियल फिब्रिलेशन जो है उसमें ऐसा होता है एक बार 3 आएंगे, फिर 4 बॉक्स आएंगे, फिर 5 बॉक्स आएंगे। तो ये आप V1 जो है नीचे वाला जो है उसमें देखना, पहले जो है वो मीन्स डाई बॉक्सेस हैं, इसके बाद कंप्लीट 3 बॉक्सेस हैं, इसके बाद में 3.5 बॉक्सेस हैं। तो ये जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन है, जो कि आप आंख बंद करके टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डायग्नोज द अंडरलाइन कोज अंडरलाइन मेडिकल डिसऑर्डर बाय ईसीजी चेंज इन द फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ जो बताया गया है एक ईसीजी का, जिसमें ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो छोटा है और टी वेव जो है वो बड़ा है। अगर अब कंफ्यूजन हो जाएंगे टी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में, तो ऊपर टी यूं करके लिखा हुआ है, तो टी वेव जो है वो इतना बड़ा हो रहा है, जो कि पहले मैंने अभी हाइपोकैलेमिया डिस्कस करते टाइम बताया था कि हाइपरकैलेमिया जो है उसमें टी वेव बड़ा होता है। तो ऑप्शन है हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। तो हाइपरकैलेमिया जो है ऑप्शन बी वो राइट जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वेव शोन इन द फोटो ड्यू टू। ये जो एक ईसीजी पैटर्न दिया हुआ है उसमें पी वेव जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दी है और टी वेव दिया है। तो इसमें से ये एरो लगा हुआ है वो पी वेव पे लगा हुआ है। तो ये पी वेव जो बनती हैं वो किस लिए बनती हैं? तो एट्रियल डिपोलराइजेशन ए ऑप्शन है, बी एट्रियल रिपोलराइजेशन, सी वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और डी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो ये ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन है। एट्रियल डिपोलराइजेशन है वो पी वेव बनाता है। सेकेंड जो बी ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बी जो क्वेश्चन दिया गया है एट्रियल रिपोलराइजेशन, और सी है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन जो कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनाता है, और लास्ट वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होता है वो टी वेव बनाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट है। पी वेव किससे बनता है? एट्रियल डिपोलराइजेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।